सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज ये भाई आइए जल्दी हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे बैच फर्स्ट की। कुछ और टॉपिक रह गए हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म, डिसोसिएटिव रिएक्शन मैकेनिज्म, काइनेटिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ये चीज़ें भाई ये क्वेश्चन आते हैं। और आपको बता देता हूँ मैं, एमएससी एंट्रेंस सुन लो भाई सभी। जो बैच फर्स्ट में अभी एमएससी एंट्रेंस वाले ना जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर रहे हैं वो सुन लीजिए। जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट है ना, उसमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएससी एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो देखिए जो हमारा आपका टॉपिक है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ेंगे वो स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस को, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसमें क्या है अभी मेरा टॉपिक, उसमें मेरा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी। क्या है भाई? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस में। तो देखिए हम जो सबसे पहले स्टडी करने वाले ना वो स्टडी करेंगे भैया थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे भाई? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा भाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हमारा पहला टॉपिक होगा भाई, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो अब देखिएगा भाई ये थर्मोडायनेमिक जो स्टेबिलिटी है, अब देखिएगा ध्यान से, जो हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है ना उसको देखिए आप। ये भाई थर्मोडायनेमिक जो स्टेबिलिटी है उसमें क्या क्या देखेंगे हम भाई? हमारा रिएक्शन है ना, जो हमारा जो प्रोडक्ट है रिएक्शन का, वो कितनी फास्टली, वो कितनी जल्दी बन रहा है, वो कितनी फास्टली बन रहा है, ये डिपेंड करेगा भाई रिएक्शन और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर। रिएक्शन और प्रोडक्ट की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन हमारी कितनी स्टेबल है, कितनी स्टेबिलिटी हो रही है, कितनी स्टेबिलिटी से हो रही है, कितनी फास्टली हो रही है, और प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है। सुन लीजिए दोबारा, जो हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो जो हमारा प्रोडक्ट होगा ना, वो प्रोडक्ट कितना फास्टली बनेगा, वो प्रोडक्ट कितना फास्टली बनेगा, यह किस चीज पर डिपेंड करेगा? रिएक्शन और प्रोडक्ट की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में हम प्रोडक्ट की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखेंगे, जनरली इसकी देखेंगे ना, तो ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? रिएक्शन और प्रोडक्ट की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पर, ठीक है। तो हम देखिए हम क्या किस प्रकार निकालते हैं भाई, यहाँ पर किस किस चीजों, मतलब किन पर डिपेंड करेगा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ये सभी चीजें देखनी होती है हमको, ठीक है। तो रिएक्शन होती है भाई मेटल और लिगैंड के बीच, ठीक है, मेटल और लिगैंड के बीच, और यहाँ पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम होती है, याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये यहाँ पर मेटल और लिगैंड का कॉम्प्लेक्स बनता है। और यहाँ पर जो रिएक्शन डिपेंड करती है ना, वो डिपेंड करती है के पर। किस पर भाई? के पर। अब यहाँ पर जो एक के है ना, ये के क्या है भाई? ये है फॉर्मेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या मैं इसको बोल सकता हूं फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसको हम बोल सकते हैं भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, और फॉर्मेशन कांस्टेंट, और क्या बोल सकते हैं हम इसको? फॉर्मेशन कांस्टेंट। याद रखिएगा हमारा जो यहाँ पर मेटल प्लस जब हम लिगैंड की रिएक्शन करवाएंगे और जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? अभी प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी होगी, वो किस चीज पर डिपेंड करेगी? वो जनरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। अगर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो हमारी प्रोडक्ट की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। देखिएगा कैसे बोल रहा हूं मैं, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या भाई? मेटल लिगैंड का कॉम्प्लेक्स ही तो है प्रोडक्ट, और हमारा रिएक्टेंट क्या है? मेटल और लिगैंड, ठीक है। हमारा भी ml क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारा ml है मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स जो है वो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, और जो हमारा m एंड जो l है वो है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए। और पहले बोल देता हूं भाई मैं आपको, ये सभी चीजें आपने की हुई हैं, ये तो की हुई है, अभी बीएससी में भी है,
ये तो बीएससी में भी है, ये तो मतलब कि बहुत आसान सी चीजें हैं, तो ये तो आपने की होंगी, सभी की होंगी आपने, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है एमएल मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स की, वो किस चीज पर डिपेंड करती है? वो जनरली डिपेंड करती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। किस पर है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक क्या इंक्रीज होगा भाई? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। याद रखिएगा, अगर हम इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो हमारा जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके, इस चीज को याद रखिएगा भाई, ठीक है, याद रखिएगा, इसको स्पेशल लिख लीजिए, ये सभी पॉइंट लिख लीजिए, ये सभी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। और जो हमारा ये जो के है, के इक्विलिब्रियम, वो क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इंक्रीज होगा तो हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स है, उसकी जो स्टेबिलिटी होगी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, वो भी इंक्रीज होगी। मतलब कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है प्रोडक्ट की रिएक्शन की, वो के इक्विलिब्रियम पर डिपेंड करती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर वो डिपेंड करती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। ठीक है, कि हमारी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है, कांस्टेंट है, वो कितना है, उस चीज पर डिपेंड करती है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो हमारी रिएक्शन भी क्या होगी भाई? इंक्रीज होगी। ठीक है, और जनरली वे में अगर फिजिकली मेथड से अगर समझे इस रिएक्शन को, तो भाई इस रिएक्शन में क्या होता है देखिएगा, अगर हमारी रिएक्शन स्टेबल होगी ना, अगर हमारी रिएक्शन स्टेबल होगी, और अगर फिजिकली मेथड से मैं आपको समझाऊं तो इस जो भी रिएक्शंस होती है ना, मैंने आपको बताया है, जो एंट्रोपी फेवरेबल रिएक्शन होगी, गिब्स फ्री एनर्जी फेवरेबल रिएक्शंस होगी, वो क्या होगी भाई? वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगी, वो फॉरवर्ड की तरफ चलेंगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होंगी, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, जो जनरली हमारी जो फेवरेबल होगी, एंट्रोपी गिब्स फ्री एनर्जी जो फेवरेबल होगी। ठीक है, जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? डेल्टा जी माइनस इज इक्वल टू माइनस आर टी लोन, माइनस आर टी लोन क्या होता है? माइनस आर टी लोन डेल्टा एस, यही होता है ना, यही होता है ना। हाँ भाई, डेल्टा एस होता है, या और कुछ भी लगा सकते हैं इसकी जगह हम, ये डेल्टा एस नहीं होता भाई, यहाँ पर याद रखिएगा वो फॉर्मूला अलग था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वो कितना, वो क्या था भाई? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वो फॉर्मूला अलग था, वो फॉर्मूला अलग था। वहां पर मैं बोल रहा था कि डेल्टा एस इंक्रीज होगा तो वो हमारा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, डेल्टा एस की वैल्यू जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी ना, उतना मतलब कि उतनी ज्यादा हमारी नेगेटिव में जाएगी वैल्यू, किसकी? डेल्टा जी की। ये मैंने आपको बताया था, जितना ज्यादा डेल्टा एस होगा उतनी ज्यादा हमारी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। तो आप ये भूल मत कर बैठा, यहाँ पर जो डेल्टा जी का ये जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है भाई? माइनस आर टी लोन के इक्विलिब्रियम, ये फॉर्मूला आता है। गिब्स फ्री एनर्जी का जो यहाँ पर फॉर्मूला बन के आता है, वो ये वाला फॉर्मूला बन के आता है इस रिएक्शंस में। तो इस रिएक्शन में जो आपने करी होगी भाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, कर लेना, थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री करोगे ना, उस टाइम में सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री करूंगा उस टाइम सभी चीजें आपको डिफाइन करूंगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लोन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लोन, ठीक है, लोन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैं इसको लोग में लेना चाहूं तो क्या हो जाएगा भैया? 2.303 आर टी लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही होता है ना, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला लोग की फॉर्म में, ठीक है। तो भाई अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, गिब्स फ्री एनर्जी उतनी ही कम होगी। और आपने एक चीज देखी भी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्या बोल रहा हूं मैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो हमारा स्टेबिलिटी होगा कॉम्प्लेक्स का वो इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इंक्रीज करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, आप सभी को पता भी है, गिब्स फ्री एनर्जी हमारा नेगेटिव में जितना ज्यादा आएगा ना, नेगेटिव में जितना ज्यादा आएगा हमारी रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, हमारी रिएक्शन उतनी ज्यादा फेवरेबल होगी। गिब्स फ्री एनर्जी जितना ज्यादा नेगेटिव में आएगा। अब आप यहां पर देखिए हमारा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा होता जाएगा ना, उतना ही डेल्टा जी नेगेटिव में जाएगा, उतना ही कम हो जाता जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? के इक्विलिब्रियम जितना इंक्रीज होगा, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी उतना डिक्रीज होगी, गिब्स फ्री एनर्जी
उतना ही डिक्रीज होगी और गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी जितना कम होगा रिएक्शन उतना ही स्पॉन्टेनियस होगी, इतना ही फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर वही हो रहा है इस रिएक्शन में, यही हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यही हो रहा है इस रिएक्शन में। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब कि रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस हो रही है, फॉरवर्ड की तरफ जा रही है। तो अगर यहाँ पर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ाएंगे ना तो रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, इसका मतलब यही है। और इस फॉर्मूले के थ्रू समझे तो यहाँ पर अगर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो डेल्टा जी उतना ही नेगेटिव होगा। इस फॉर्मूले के थ्रू भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। डेल्टा जी नेगेटिव होगा ना जितना ज्यादा, उतनी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की तरफ जाएगी, और वो ही यहाँ पर हो रहा है के इक्विलिब्रियम इंक्रीज करने पर हमारा डेल्टा जी उतना ही नेगेटिव में हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा, समझ में आ गया ना। के इक्विलिब्रियम इंक्रीज करने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है और डेल्टा जी की वैल्यू उतनी ही नेगेटिव में जाती है, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में जाना मतलब कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है, प्रोडक्ट की रिएक्शन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यही चीज बोल रहे हैं। ये थर्मोडायनेमिक जो ये थर्मोकेमिस्ट्री ना, जो थर्मोकेमिस्ट्री उसकी है, ये वहां पर देख लेना आप। ठीक है, ठीक है ना भाई। जैसे कि आपको मैं अभी रिएक्शन कराऊंगा, देखना वहां पर हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को ना डेल्टा एस से, डेल्टा जी से, इन चीजों से देखते हैं। याद रखिएगा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, हम जो प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी होगी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, हम किन चीजों से देख सकते हैं, एंट्रोपी से, कि भाई रिएक्टेंट में जो एंट्रोपी थी वो 3 थी, प्रोडक्ट में 7 हो गई, तो मतलब कि रिएक्शन फेवरेबल है। गिब्स फ्री एनर्जी, रिएक्टेंट में कम थी लेकिन प्रोडक्ट में गिब्स फ्री एनर्जी और भी कम हो गई, और भी कम होने का मतलब रिएक्शन और ज्यादा स्टेबल होगी। और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बोल रहा है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा है कि के इक्विलिब्रियम मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होगा ना, रिएक्शन उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो यही 3 टर्म देखनी है हमको यहाँ पर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करो तो हमारा डेल्टा जी नेगेटिव जाएगा, और डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव जाएगा रिएक्शन उतनी ज्यादा फेवरेबल होगी। ठीक है, ओके, तो यही चीज देखते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एक रिएक्शन कराऊंगा। कौन सी रिएक्शन है भी वो आपने पढ़ा भी होगा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए। जो हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देख लें, मतलब कि स्टेप वाइज देखते हैं। जो हम किसी भी रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, किसी भी रिएक्शंस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए ना कुछ स्टेप होते हैं रिएक्शंस के, जिसको हम बोलते हैं स्टेप वाइज रिएक्शंस। स्टेप वाइज रिएक्शंस या स्टेप वाइज जो मैकेनिज्म होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, उस चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म जो होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये तो आपने पढ़ी होगी भाई, ये चीज तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, ये तो सभी चीजें आपने स्टडी की होगी, ये तो आपने सभी चीजें स्टडी की होंगी भाई, ये तो आपने बीएससी में भी किया है। क्या कौन सा टॉपिक बोल रहा हूं मैं, कौन सा टॉपिक बोल रहा हूं भाई, स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज, मैं क्या बोल रहा हूं भाई, स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये भाई आपने पढ़ा होगा, ये तो आप सभी ने स्टडी किया होगा भाई, ये तो, और ये मेरे को पूरा विश्वास है बीएससी वालों को तो ये कंप्लीट मतलब कि मुंह पे रटा हुआ होगा, क्योंकि ये ना, ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये बीएससी में ना सब्जेक्टिव जो आता है, ये फाइनल ईयर का ही क्वेश्चन है। फाइनल ईयर में क्वेश्चन आते हैं भाई 5th सेमेस्टर में, क्योंकि हमारे 5th सेमेस्टर में क्वेश्चन थे और बहुत रट के जाते थे इस क्वेश्चन को, मतलब क्रैमिंग करके जाते थे इस क्वेश्चन की भाई, ये इस टाइप से होगा। क्योंकि उस टाइम में भाई यार इतना समझना वो नहीं रहता था, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का लोड रहता था माइंड पे, और ये रहता था भाई रट रूट जाओ और जल्दी कर जाओ। लेकिन मैंने 6th सेमेस्टर से कुछ चीज़ें को रटा नहीं, फाइनल मतलब 5th सेमेस्टर था ना। और केमिस्ट्री को तो मैक्सिमम जहाँ तक मेरे को ये हुआ ना केमिस्ट्री को समझना है, मेरे को, मैं रियलिटी बताऊँ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना माइंड में बिठा रखी है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई 12th से लेके लास्ट तक। मेरे को फिजिकल में होती थी, फिजिकल में, लेकिन फिजिकल की केमिस्ट्री ना, फिजिकल की जो दिक्कत थी जितनी भी, वो सारी मैंने दूर कर ली मास्टर्स में आके। ऑर्गेनिक स्पेशलाइज मतलब कि मेरे पास जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑर्गेनिक है, लेकिन मैंने मास्टर में आके ना भाई दबा के पढ़ाई की, फुल पढ़ाई की, और फिजिकल भी नहीं छोड़ा, इनऑर्गेनिक भी नहीं छोड़ा, ऑर्गेनिक भी नहीं छोड़ा, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा भाई, तीनों सब्जेक्ट को पढ़ा मैंने।
मजाक मत लेना, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। तीनों सब्जेक्ट को, एक मिनट रुकना भाई, मोबाइल की फुल बैटरी, रियलिटी बोल रहा हूँ। तीनों सब्जेक्ट को फुल ठीक के आराम से पढ़ा, स्टडी किया, ठीक है, जिससे फिर मेरा हो गया था, तीनों क्लियर हो गया था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ तीनों पढ़ा सकता हूँ मैं, आपको पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा भाई, अब देखिएगा आपको क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये तो सभी को आपको आता होगा, इसमें कुछ नहीं होता भाई। हम पता है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेक करते हैं रिएक्शंस का। हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म होंगे, कुछ स्टेप होंगे, उन स्टेप में हम रिएक्शन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि किस रिएक्शन की, मतलब कि किस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सबसे ज्यादा होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे ज्यादा उसका ही होगा जिसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। देखिएगा किस प्रकार बोल रहा हूं मैं, मेटल प्लस लिगैंड, ठीक है, इस प्रकार। ये K1 हो गया, ये हमारा क्या बना अभी, Ml बना। अब मेटल लिगैंड की रिएक्शन हम एक, ये फर्स्ट से करवा दी हमने, ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड से रिएक्शन करवाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है अभी, Ml2, मतलब दो अटैच हो जाते हैं, यही ना। इस टाइप से आपने की होंगी ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शंस तो आपने की होंगी भाई, ये रिएक्शन तो आपने की होंगी सभी ने। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। अब K1 और K2 किस प्रकार निकाल सकते हैं हम इसके सामने ही लिख लीजिए, K1 लिख लीजिए, इसके सामने K1 लिख लीजिए। K1 क्या होगा भाई, Ml1 डिवाइडेड बाय M और L1, ये होगा भाई, ठीक है, यही होगा ना। और K2 क्या होगा, K2 क्या होगा भाई, Ml2 डिवाइडेड बाय M एंड L2, ये होगा K2, ये हमारा K2 होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद हम क्या देखेंगे, चेक कीजिएगा, Ml2 रिएक्शन विद Ml3, क्या होगा भाई, K3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन गया यहाँ पर, K, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, बाहर लगा लीजिए, ठीक है, ओके, बाहर लगा लीजिए, नहीं ये इसको अंदर ही चलने दीजिए, इसको अंदर चलने दीजिए, ठीक है। कितने लिगैंड हमारे फॉर्म हो गए हैं, अंदर चलने दीजिए, इसको अंदर चलने दीजिए, ठीक है, बाहर नहीं, ओके। तो देखिएगा ये इसका क्या आएगा भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ml3, यही आएगा ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका, ठीक है, यही तो आएगा। उसके बाद भाई फाइनली N वाला निकाल लीजिए, ये इस प्रकार ही तो निकलता था, इसी प्रकार तो आप करते थे वो, MlN, ठीक है, ओके। इसमें क्या होता था भाई, इसमें हमारा फाइनली MlN फॉर्मेशन हो जाता था। इसमें क्या हो जाता है, MlN हमारा फाइनली फॉर्म हो जाता था। यहां पर क्या होता था भाई, MlN-1, MlN-1, और फाइनली हमारा MlN बन के तैयार हो जाता था। और हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर क्या होता था भाई, MlN डिवाइडेड बाय M और Ln-1, ठीक है। ये फाइनली हमारी यहाँ पर जो रिएक्शन हो जाती थी, ठीक है भाई, ओके, ठीक है ना भाई। बस यही रिएक्शन है यहाँ पर, और क्या है भाई यहाँ पर, और क्या है, और तो ज्यादा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ये आपको रिएक्शन स्टेप वाइज एक करना पड़ता है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमें हर एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेक करना होता है कि भाई कौन से रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है। हमें यहाँ भाई क्या देखना होता है, यहाँ पर स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में यहाँ पे हमको क्या देखना होता है, इस टाइप से, इस प्रकार हमें स्टेप वाइज रिएक्शन करवानी होती है। इस प्रकार हमें क्या करवाना होता है, स्टेप वाइज रिएक्शन करवानी होती है, ठीक है। अब इस टाइप से रिएक्शन करवा के भाई कौन सी मैकेनिज्म में, कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा। जिस रिएक्शन मैकेनिज्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल रिएक्शन होगी। और उसका कारण क्या होगा भाई स्टेबल होने का, क्योंकि वहां पर लिगैंड इजीली रिएक्ट कर जाएगा, या तो रिएक्ट मतलब ये लिगैंड इजीली रिएक्ट कर जाएगा, वहां पर रिएक्शन फास्ट हो रही होगी, वहां पर डेल्टा जी नेगेटिव में गया होगा ज्यादा, या फिर वहां पर डेल्टा एस मतलब कि एंट्रोपी फेवरेबल रिएक्शन हुई होगी, ठीक है, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस रिएक्शन का हाई हुआ होगा, यही रीजन रहे होंगे। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, ये स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के जो ये रिएक्शन मैकेनिज्म्स है ना, ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे कुछ बताता हूं आपको, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को।
जल्दी जल्दी कर लीजिए भाई, इस रिएक्शन को जल्दी बना लीजिए। बना लिया होगा आपने सभी ने। चलिए रफ कर देते हैं। अब आपको जो बोलने जा रहा हूं ना उसको ध्यान से सुन लेना। अब मैं जब आपको बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना, जो भी कह रहा हूं मैं उसको लिख लेना, सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। क्या बोल रहा हूं सुनिए, सुनिए, देखिएगा, सुनिए आप भाई। हम क्या देखते हैं, यहां जो हमने ये रिएक्शन मैकेनिज्म किए ना, ये रिएक्शन मैकेनिज्म, यहां पर जो हमारा मेटल है ना वो है गैसियस स्टेट में। यहां पर जो हमने ये रिएक्शंस की, ये जो रिएक्शंस की, यहां पर जो हमारा मेटल है किस में, अभी गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में है। याद रखिएगा, यहां पर जो हमने ये रिएक्शन की है, यहां पर जो हमने ये रिएक्शन किया ना, यहां पर जो हमारा ये क्या बोल रहा हूं मैं, जो मेटल है वो है गैसियस स्टेट में। किसमें, गैसियस स्टेट में। बट आप सुनिएगा ध्यान से, आप ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, गैसियस स्टेट में है। बट जो हमारा मेटल है ना, मेटल जब हम उसको लिगैंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं उस टाइम पे हमारा जो मेटल है वो एक्वस स्टेट में रहता है। यहां पर जो मैंने नॉर्मल करवाया, आपको रिएक्शन करवाई, वहां पर मेटल गैसियस स्टेट में है। लेकिन हम एक्चुअली में जब रिएक्शन देखते हैं, एक्चुअली में जब हम रिएक्शन देखते हैं तो हमारा जो मेटल है ना वो सोलवेटेड फॉर्म में, मतलब कि मेटल जो है वो एक्वस फॉर्म में रहता है। मेटल जो मेरा हमेशा किसके साथ, वाटर के साथ रहता है। सुन लीजिएगा दोबारा कि मेटल जो है वो हमेशा एक्वस फॉर्म में रहता है, ना कि गैसियस स्टेट में। कभी भी जब हम मेटल को रिएक्ट करवाएंगे लिगैंड के साथ तो मेटल हमेशा किस फॉर्म में पाया जाएगा भाई, मेटल हमेशा एक्वस फॉर्म में, इस वाटर के साथ एक्वा फॉर्म में, मेटल एक्वा, मेटल हमेशा एक्वस फॉर्म में पाया जाएगा, एक्वस फॉर्म में, ठीक, मेटल एक्वस, मेटल हमेशा एक्वस फॉर्म में पाया जाएगा जब हम उसे लिगैंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ भाई, जब हम उसको लिगैंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ओके, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है भाई। ओके, तो किस टाइप से रिएक्शन होती होगी भाई, यहाँ पर किस टाइप से रिएक्शन होती होगी, देखिएगा आप। मेटल हमेशा किस प्रकार रहता है भाई, वाटर के साथ रहता है, H2O6, ठीक, H2O6। तो हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं लिगैंड के साथ, इसकी हम क्या करवाते हैं, लिगैंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर भाई ये K1, और अब यहाँ पर क्या बनेगा भाई, मेटल H2O5 लिगैंड, ठीक है। यहाँ पर रिप्लेस होता जाता है, वाटर की जगह लिगैंड रिप्लेस होता जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद भाई मेटल H2O5 लिगैंड, इसके साथ एक और लिगैंड रिएक्ट करेगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, रिप्लेस होगा अगेन मतलब लिगैंड की जगह, हमारा जो लिगैंड की जगह वाटर, मतलब वाटर की जगह लिगैंड रिप्लेस कर जाएगा, H2O4L2 + 2H2O, ठीक है। उसके बाद भाई, उसके बाद एक और रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पर, ये आपको पता ही है ये कहाँ तक रिएक्शन होती है, ये तो आपको पता ही होगा भाई, ये रिएक्शन कहाँ तक निकलती है, मतलब कहाँ तक जाती है ये रिएक्शन, ये तो आप सभी को पता होगा भाई। अगेन फिर रिप्लेसमेंट हो जाएगी, बस ये इतनी ही, इसके बाद रिएक्शन नहीं होगा भाई, इसके बाद रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर इतना ही रिएक्शन यहाँ पर जो है पॉसिबल होगा, याद रखिएगा। आप बता देते हैं आपको, पहले ही बता देते हैं आपको, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, हो सकता है भाई, हो क्यों नहीं सकता रिएक्शन, अगर हम मान लीजिए हम रिप्लेस करवाना चाहे हाइड्रो, एक मिनट रुकिए, हम यहाँ पर और लिगैंड मतलब कि अटैच नहीं कर सकते इस कॉम्प्लेक्स में, इसमें और मतलब कि अटैच नहीं कर सकते, लेकिन वाटर की जगह तो रिप्लेस कर ही सकते हैं, वाटर की जगह तो हम रिप्लेस कर ही सकते हैं। तो फाइनली लिख दीजिए भाई, फाइनल रिएक्शन लिख दीजिए, Ml H2O L5, ठीक है। फाइनल रिएक्शन है ये, फाइनल वाली रिएक्शन K6, तो यहाँ पर Ml6 + 6H2O, ठीक है। ये कर लीजिए, इतना कर लीजिए, ठीक है। फाइनली ये रिएक्शन लिख लीजिए भाई, ये जितनी भी रिएक्शन करवाई है मैंने, मेटल जब एक्वा फॉर्म में रहेगा और जब हम उसको लिगैंड के साथ रिएक्शन करवा के वाटर की जगह रिप्लेस करवाते रहेंगे लिगैंड, वो वाली रिएक्शन लिख लीजिए। एक स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट की रिएक्शंस है। मैंने क्या बताया आपको, कभी भी मेटल गैसियस स्टेट में लिगैंड के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो हमेशा एक्वस स्टेट में रिएक्शन करता है। तो मैंने पहले तो गैसियस स्टेट की मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट का रिएक्शन मैकेनिज्म लिखवा दिया स्टेप वाइज। ये जो है उस फॉर्म में है जब एक्चुअली में जो मेटल एक्वा फॉर्म में रह के लिगैंड के साथ रिएक्शन करता है, ये वो वाली रिएक्शंस है, स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वो रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी,
आप इसको जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट को, कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने करवाया है। इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, इसके अंदर K1 K2 हमको यहाँ पर जो है K1 K2 K3 और K4 K5 K6 इनके बारे में कुछ बातें पता करनी है कि भाई यहाँ पर K1 ज्यादा होगा या K6 ज्यादा होगा, यहाँ पर K1 और K6 में से कौन सा ज्यादा होगा, ये चीज देखनी है। फिर उसके बाद हम स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, यहाँ से कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो होगा सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखने का। इस रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो अब स्टार्ट करवाने वाला हूं मैं। यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन आएगा, इस पार्ट से, ये जो अभी मैंने पार्ट करवाया है, इस पार्ट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन आएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सी रिएक्शन का ज्यादा होगा, कहां पर जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। तो देखिएगा भाई, समझिएगा अभी जो बोलने जा रहा हूं, अभी कुछ देखिएगा, अभी करवाने जा रहे हैं आपको जो, समझिएगा। ये हमारे पास मेटल है भाई, ये हमारे पास मेटल है, ठीक है भाई। यहां पर जो लिगैंड है ना, उस लिगैंड के पास 6 साइट प्रेजेंट है, 6 साइट प्रेजेंट है। यहां पर जो हमारा लिगैंड है उसके पास कितनी साइट प्रेजेंट है भाई, 6 साइट प्रेजेंट है। याद रखिएगा कितनी साइट, 6 साइट। याद रखिएगा यहां पर जो मेरा मेटल जो एक्वा फॉर्म में है, उस जो मेटल एक्वा फॉर्म उसके साथ जो लिगैंड रिएक्ट कर रहा है ना, लिगैंड, तो वहां पर जो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें 6 साइट प्रेजेंट है जहां पर हमारा लिगैंड रिएक्ट कर सकता है। यहां पर कितनी साइट प्रेजेंट है भाई, 6 साइट प्रेजेंट है जहां पर हमारा लिगैंड जाके रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई, यहां पर लिगैंड के पास ओनली एक ही साइट प्रेजेंट है, यहां पर ओनली मेटल के पास एक ही साइट प्रेजेंट है जहां पर जाके लिगैंड डायरेक्ट रिएक्ट करेगा। तो अब आप एक चीज बताइए, लिगैंड कहां पर जाके ज्यादा रिएक्ट करेगा, उस साइट पे मतलब कि उस कॉम्प्लेक्स के साथ ज्यादा रिएक्शन करेगा जहां पर उसके पास मैक्सिमम साइट है, वो कहां पर भी जाके रिएक्ट कर ले, उसमें या फिर उसमें जहां पर लिगैंड के पास ओनली 1 साइट है, भाई उस ही साइट पे जाके रिएक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए यहां मैंने ये साइट यहां पर दिखा दी, ठीक है, ये साइट मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको। सपोज मान लीजिए, ऐसा आइडिया लगाइए कि मान लीजिए यहां पर तो मेरे पास भाई इस लिगैंड के बिल्कुल पास में यहां पर भी साइट, यहां पर भी साइट, यहां पर भी, मतलब कि कहीं पर जाकर ही रिएक्ट कर ले बंदा। मतलब कि मैं आऊं ना, मैं भाग के इसको पकड़ के ले आऊं, इसको फेंक और तू आ, मतलब कि मैं मान लूं मेरे भाई एक तो इस हाथ के, एक ये हाथ अभी मेरा, ये मेरा हाथ है, ठीक है, और यहां पर ही मेरे पास क्या है, यहां पर भी मेरे पास मान लीजिए एक कुछ भी चीज, मतलब ये गन्ने वगैरह मान लीजिए, और वो खड़ा है पर, ठीक है, और उसको मेरे को मतलब अमरूद मान लीजिए, अमरूद, ठीक है, उसको तोड़ना है भाई, मेरे को अमरूद को तोड़ना है, ठीक है, और मेरे को जाके वहां पर अटैच होना है उसकी जगह पर, ठीक है। तो मैं अमरूद को इस हाथ से तोड़ूंगा और फेंकूंगा और जाके वहां पर यहाँ से ही अटैच हो जाऊंगा, यहाँ पे खड़ा खड़ा, ठीक है, ठीक है। और एक मान लीजिए वो अमरूद है भाई उस गेट के पास बहुत दूर है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा वहां पर, उस साइट पर मेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगेगी, मेरे को एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगेगी वहां पर जाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर पता है क्या है, वही रूल है यहाँ पर इस लिगैंड के पास आप देखिए कहां पर आना पड़ेगा, इसको एक साइड के लिए यहां पर आना पड़ेगा, मतलब कि दौड़ के आना पड़ेगा यहाँ पर, और लेकिन इस लिगैंड को कहीं पर नहीं जाना पड़ेगा, बस यहाँ से थोड़ा सा दौड़ा यहाँ पर आ गए और साइड को हटाया, वाटर हटाया, खुद आ गया। तो बताइए आप कहां पर ज्यादा एनर्जी लग रही है, एनर्जी ज्यादा यहां पर लग रही है, जहां पर उसको दौड़ के जाना पड़ रहा है एक साइड के लिए, इतनी दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन इसको तो भाई पास में ही है इसके, ये रिसाइट और रिप्लेस किया और जाके लग गया। तो एक चीज देखिए, जिसके पास ज्यादा साइट है ना, जिस मेटल कॉम्प्लेक्स में ज्यादा साइट है लिगैंड के पास रिएक्ट करने के लिए, वहां पर लिगैंड फास्टली रिएक्ट करेगा देन जहां पर एक ही साइट है ओनली लिगैंड के पास रिएक्ट करने के लिए। यहां पर ओनली 1 साइट है जहां पर रिएक्ट कर सकता है, तो यहां पर एनर्जी ज्यादा लगेगी भाई, उसी साइट पर रिएक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर साइट ही साइट है, किसी साइट पर रिएक्ट कर ले तो एनर्जी यहां पर कम लगेगी। इसीलिए जो हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो किसकी ज्यादा होगी भाई, K1 की, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जहां पर सबसे ज्यादा होगी वहां पर ही थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वहां पर एनर्जी थोड़ा कम लगेगी रिएक्शन के लिए, वहां पर स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी उसकी, वो रिएक्शन मतलब कि फॉरवर्ड की तरफ जल्दी से चली जाएगी,
वो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जल्दी से चले जाएगी, वहां पर जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वो कहां पर होगा भाई, जहां पर हमारे पास साइट ज्यादा होंगी रिएक्शन करने के लिए, और साइट है हमारी यहां पर ज्यादा, K1 वाले में। K1 है ना, ये मैंने सबसे पहले रिएक्शन करवाई थी, वहां पर कितनी साइट थी, 6 साइट थी। ठीक है, तो वो कौन सा था, K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर भाई सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K6 का या K1 का, K1 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा। तो मैं अगर ऑर्डर लगाऊं, ऑर्डर लगाओ भाई, सभी लगाओ ऑर्डर, सभी ऑर्डर लगाइए जो मैंने आपको पीछे रिएक्शन करवाई थी K1 K2 K3 K4 में, ऑर्डर लगाइए। तो ऑर्डर क्या होगा भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, K1 K2 K3 K4 K5 एंड K6, ये हमारा ऑर्डर होगा। ये हमारा क्या होगा भाई, ऑर्डर होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका जो हमारा ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो ये होगा भाई वो। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं जनरली हम इसको, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, आगे इस तरफ लेफ्ट टू राइट जाके डिक्रीज हो रहा है और राइट टू लेफ्ट आके इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं जनरली, याद रखना। ठीक है, अगर वहां से इस प्रकार आता ना, इस प्रकार आता तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप देख लेना डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं। ठीक है ना, ओके। तो यहां पर बोल सकते हैं हम कि जो फर्स्ट वाली रिएक्शन थी जहां पर मैक्सिमम साइट प्रेजेंट थी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा देन जहां पर सबसे कम इक्विलिब्रियम, मतलब कि रिएक्शन करने के लिए जहां पर सबसे कम साइट थी, सबसे कम साइट किसमें थी, K6 वाली में। देन K1 में सबसे ज्यादा साइट प्रेजेंट है, H2O सबसे ज्यादा वहां पर ही है, तो वहां पर सबसे ज्यादा साइट है लिगैंड के पास रिएक्ट करने के लिए, देन K6। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन करेंगे भाई कुछ। भाई टाइम हो चुका है, टाइम हो गया भाई, 32 मिनट्स हो गए इस लेक्चर को। ठीक है, तो हम अब कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी लेक्चर के में, देखता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा देते हैं। कुछ क्वेश्चन है इसी टॉपिक से और वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वहां पर पता है क्या होगा, वहां पर हमारा क्या होगा, K1 इज ग्रेटर देन K2 और एकदम में पता है क्या होगा, K3 ज्यादा हो जाएगा K2 से। अब बताइए क्यों हो गया, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर लगते हैं, वो